नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे पिछले सालों के प्रश्न पत्र। टीजीटी हिंदी का पिछले साल का प्रश्न पत्र हमने पहले भाग 1 कर लिया था। आज करेंगे भाग 2। पिछले सालों के प्रश्नों को करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह से कहें तो हमारी तैयारी में पिछले सालों के प्रश्न पत्र बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग या समय है? सर्ग, समय, खंड, भाग ये एक ही होते हैं। किसी में समय कहा गया है, किसी में सर्ग कहा गया है, किसी में खंड कहा गया है, तो किसी में कांड। ये हम क्लास में जब करेंगे, जब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? ये है 69 यानी कि 69। अगर इन ऑप्शनों में 69 की जगह 68 ऑप्शन में होता तो पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंद है। सर्गों की संख्या पूछ ली जाए तो 69 और छंदों की संख्या पूछ ली जाए तो 68। क्वेश्चन नंबर 2। हरड़े वाणी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह किया गया है? किसकी रचनाओं का संग्रह है हरड़े वाणी नाम से? तो आंसर हो जाएगा दादू दयाल। हरड़े वाणी नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। और जो हरड़े वाणी नाम से इनकी जो रचनाओं का संपादन है वो किसने किया था? वो किया था संत दास और जगन्नाथ दास ने। और दूसरा ऑप्शन में देख लेते हैं हम रज्जब दास। रज्जब दास कौन है? तो रज्जब दास दादू दयाल के शिष्य रहे हैं और इन्होंने दादू दयाल के जो हरड़े वाणी है उनका अंगवधु नाम से इनकी रचनाओं का संपादन किया था। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया, किस नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया? तो किया अंगवधु नाम से रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया। उसके बाद बात करते हैं हम सुंदरदास पर। तो सुंदरदास दादू दयाल के ही शिष्य रहे हैं। इनकी 2 रचनाएं प्रमुख है, ज्ञान सुंदर और सुंदर विलास। आगे बात करते हैं गुरु नानक की। तो गुरु नानक की 3-4 रचनाएं प्रसिद्ध हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? एक है जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। ये 4 रचनाएं हैं गुरु नानक की। इन गुरु नानक के साथ अर्जुन देव की रचनाओं को शामिल किया जाता है नहीं में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों की रचनाएं एक जैसी हैं। इसलिए हमें बिल्कुल एक रचनाओं को याद करते हुए ध्यान से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रेमचंद घर में है जीवनी का रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद घर में है जीवनी का रचनाकार है शिवरानी देवी। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी ही रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है। तो आता है अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? ये है रामविलास शर्मा। आत्मकथाओं में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो छोटी छोटी अन्य गद्यविधाएँ हैं उनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में 1-2। ये जो इम्पोर्टेंट है वे हमें याद करनी है। आप लोगों को ये पेपर का सॉल्यूशन कराने का सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना है कि आपको ये समझ में आ जाए किस पोर्शन में से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न रिपीट भी होते हैं। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं परीक्षा में। जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वे हमें तो बिल्कुल रट के ही जानी है, याद करके और समझ के जानी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चनों को घुमा भी देते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। किसे सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने गए? किसे माना गया सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि? वो माना गया मुल्ला दाऊद को।
मुल्ला दाऊद की अब रचना का नाम पूछ लेते हैं कई बार। क्या नाम है मुल्ला दाऊद की रचना? तो है चंदायन, जिसका सन है 1379, जो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, उसको राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान का पहला महाकाव्य माना है। बात कर लेते हैं मंजन की। तो मंजन की रचना है मधुमालती, जयश्री की है पद्मावत और कुतुबन की है मृगावती। जो ये चारों के चारों रचनाएं हैं, ये किस भाषा की हैं? ये है अवधी भाषा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आदिकाल के किस कवि ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी? आदिकाल के किस कवि ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी? वो लिखी अमीर खुसरो ने। और विद्यापति ने क्या लिखी थी? पदावलियाँ। उसके बाद रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से था? रामानंद का संबंध था श्री संप्रदाय से। श्री संप्रदाय से रामानंद का संबंध था। अब बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय की। ये है मध्वाचार्य का, जो कि द्वैतवाद जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी, मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी का, जिन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद को माना था, उसका शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। उसके बाद बात करते हैं सनकादि संप्रदाय की। तो सनकादि संप्रदाय को द्वैतवाद, भेदवाद आदि नामों से भी जाना जाता है, और ये है निम्रांकाचार्य का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिसल देव रासों के रचयिता कौन है? बिसल देव रासों के रचयिता हैं नरपति नाला। नरपति नाला बिसल देव रासों के रचयिता हैं। और दलपति विजय है, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है खुमान रासो। और जगनिक की है परमाल रासो। परमाल रासो का एक अन्य नाम क्या है? आल्यखंड। इस तरह हमें जो क्वेश्चन पेपर, जितने भी हम क्वेश्चन पेपर करेंगे, उनका साथ साथ अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। ये क्या हो गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये निबंध किनका है? ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। उसके बाद जैसे बढ़ते आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मतलब गलत है? इनमें से ये पूछ रखा है कि कौन सी रचना जिस लेखक की दी हुई है वो उसके साथ मिलान में सही नहीं है। सबसे पहले हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ना कि विद्यानिवास मिश्र का। उसके बाद मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की है। जो ये अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इसमें दे रखा है विद्यानिवास मिश्र। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, नहीं में पूछ रखा है जो। तो ये अशोक के फूल है, इसका प्रकाशन भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका प्रकाशन हुआ है 1948 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और उसके बाद बात करते हैं अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र हैं महादेवी वर्मा की रचना। ये क्या है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं परीक्षा में, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो ये है एक रेखा चित्र। जयसी की रचना इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सी जयसी की रचना नहीं है? आखिरी कलाम जयसी की है, अखरावट जयसी का है, पद्मावत जयसी की है, ये नहीं है मधुमालती। मधुमालती जयसी की नहीं है तो किन की है? ये है मंजन कवि की, मंजन की। ये हमने पीछे भी एक बार शायद पढ़ लिया था। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ये है
एक यात्रा वृत्तांत। और ये एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? ये है अज्ञे का यात्रा वृत्तांत, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। और अज्ञे का एक और यात्रा वृत्तांत है बहुत प्रसिद्ध, अरे यायावार रहेगा देश, नहीं, अरे यायावार रहेगा याद। ये उनका एक और अन्य यात्रा वृत्तांत है जिसका प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में, आई थिंक। उसके बाद बात कर लेते हैं मिट्टी की ओर। एक सेकंड रुको भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? माटी की मूर्ति के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से है? ये है इनका संबंध पंजाब से। आदिकाल के किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो आदिकाल के किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? ये कहा गया है विद्यापति को। और अन्य कई नामों से विद्यापति को जाना जाता है, जैसे कवि कंठाभरण और अभिनव जयदेव आदि, काफ़ी सारे नाम हैं इनके विद्यापति को। हम जब क्लास में करेंगे एक एक नाम को अच्छे से जैसे बता दूंगी मैं कि काफ़ी 10 नाम है विद्यापति के, तो इनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है कि ये नाम किस कवि का है, आदिकाल के किस कवि का है, तो इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफानों के बीच शीर्षक रिपोर्तराज के लेखक कौन है? तो तूफानों के बीच जो रिपोर्तराज किसने लिखा? ये लिखा रागे राघव ने। नेक्स्ट है संदेश रासक का रचयिता कौन है? संदेश रासक का रचयिता है अब्दुल रहमान। ये पूरा नाम नहीं दिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, और संदेश रासक एक भाई खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा खंड काव्य है, इनमें से कौन सा खंड काव्य नहीं, इस तरह। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं से भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो चित्रावली उस्मान बिल्कुल सही है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मृगावती है ये मंजन कवि की, ये मृगावती दे रखी है, इसमें मंजन दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ये मृगावती किसकी है? हमने पीछे भी एक बार फिर आया हुआ था ये ऑप्शन में, तो ये किया था हमने, मृगावती है कुतुबन की। उसके बाद ज्ञानद्वीप शेख नवी बिल्कुल सही है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद बिल्कुल सही है। इसके बाद हम इसी तरह 20-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को भी हम हल करते हुए एग्ज़ाम तक इसी तरह लगे रहेंगे। इससे हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि परीक्षा तक हमें लगातार रेगुलरिटी के साथ तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। इसी तरह हम अपनी तैयारी पे लगे रहे तो धीरे धीरे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप चीज़ों को कम कर लो, लेकिन पक्का और याद करते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। उसमें कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि आंसर ये होगा या ये होगा, दो में नहीं अटकना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना है। तो एक्यूरेसी तभी आएगी जब चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे और याद करते हुए चलोगे। कम कर लो लेकिन पक्का कर लो, यही कहना चाह रही थी मैं। और मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।